I welcome you all to Awakening classes. So we have started an Indian economy lecture series. Today our topic of discussion is inflation. सिंपल लैंग्वेज में बात करें, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। जब भी किसी गुड या सर्विसेज के प्राइस राइज हो जाते हैं, हम उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने डिफरेंट डेफिनेशन दी हैं इन्फ्लेशन के रिलेटेड। हम कुछ डेफिनेशन को यहाँ पर समझेंगे और उससे हमें इन्फ्लेशन का कंसेप्ट समझ आएगा, इन्फ्लेशन बेसिकली होती क्या है। तो पहली डेफिनेशन है इंक्रीज इन जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस इन एन इकोनॉमी दैट इज सस्टेन्ड ओवर टाइम। अगर चीजों के प्राइसेस एक इकोनॉमी में बढ़ जाते हैं और कुछ समय तक रहता है, ऐसे ये नहीं कि एक दिन के लिए प्राइसेस बढ़ गए, बट कुछ समय के लिए प्राइसेस बढ़ते हैं अगर इकोनॉमी में किसी भी गुड्स या सर्विसेज के, उस कंडीशन को हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। सेकेंड डेफिनेशन कहती है अगर एक किसी गुड का प्राइस बढ़ रहा है, इट इज नॉट इन्फ्लेशन, उसे हम इन्फ्लेशन नहीं कहेंगे। इट इज द इन्फ्लेशन ओनली व्हेन द प्राइसेस ऑफ मोस्ट गुड्स हैव गॉन अप। जब बहुत सारे गुड्स या सर्विसेज के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, उस कंडीशन को हम कहते हैं इन्फ्लेशन। तो ये डिफरेंट इकोनॉमिस्ट के अपने अपने ओपिनियन है रिगार्डिंग इन्फ्लेशन। आपको सिंपली याद रखना है, इन्फ्लेशन इज द इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब हमें इन्फ्लेशन के बारे में पता कैसे चलता है कि कितनी इन्फ्लेशन है। आप सुनते हो ना, मार्केट में इस टाइम 6% इन्फ्लेशन है, 5% है, आरबीआई ये रोल प्ले कर रहा है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन कितना है मार्केट में, उसको बोलते हैं रेट ऑफ इन्फ्लेशन। उसको मेजर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्राइसेस। और दो इंडेक्स हैं बेसिकली जिनको हम यूज करते हैं इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए। फर्स्ट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स, सेकंड वन इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसको छोड़ के एक और कंसेप्ट होता है जीडीपी डिफ्लेटर का, इसको भी हम यूज करते हैं कैलकुलेट करने के लिए। किसको? इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए। इन तीनों कंसेप्ट को हम इन डेप्थ समझेंगे, ठीक है, इन डेप्थ समझेंगे। होलसेल प्राइस इंडेक्स में हम क्या क्या लेते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में हम क्या लेते हैं, तो सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। अभी आपने सिंपली ये चीज समझनी है कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। देखो, अगर हमें रेट ऑफ इन्फ्लेशन कैलकुलेट करना है तो सिंपल वे इज, आप क्या करो, इस करंट ईयर, अगर जिस साल में हम इन्फ्लेशन, अगर सपोज करो हमें 2022 की इन्फ्लेशन कैलकुलेट करनी है, तो हम कैसे करेंगे? प्राइस लेंगे गुड्स का, प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज का प्राइस लेंगे 2022 का, इसमें से माइनस करेंगे प्राइस ऑफ गुड्स। एक हम अपनी मर्जी से बेस ईयर उठा लेते हैं। क्या उठा लेते हैं? बेस ईयर, जिसके कंपैरिजन में हम देखेंगे। तो प्राइस लेंगे गुड्स का उस बेस ईयर में, बेस ईयर मान लेते हैं हम 2011 है, डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ गुड्स इन बेस ईयर, प्राइस ऑफ गुड्स इन बेस ईयर इंटू 100। ये बेस ईयर का ही प्राइस आ जाएगा इंटू 100। ये एक फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं, रेट ऑफ इन्फ्लेशन के मार्केट में कितनी इन्फ्लेशन है। तो फॉर्मूला क्या है? जिस ईयर में आपने इन्फ्लेशन कैलकुलेट करनी है, जैसे 2022 की कैलकुलेट करनी है, उसमें गुड्स का प्राइस ले लो, उसमें से माइनस करना है जो आपने बेस ईयर उठाया हुआ है। बेस ईयर 2022 में 2021 भी ले सकते हो आप, 2011 भी ले सकते हो, वो हम बताएंगे जो सब्सिक्वेंट टॉपिक्स में मैं आपको बताऊंगा कि बेस ईयर हमने क्या लेना है और इंडिया में बेस ईयर क्या लिया जाता है इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए। उसको माइनस कर देना है, गुड्स के प्राइस को डिवाइड कर लेना है प्राइस ऑफ गुड्स इन बेस ईयर, जो भी बेस ईयर का प्राइस था, इंटू 100। तो ये आपका निकल जाएगा परसेंटेज में कि इन्फ्लेशन कितनी है मार्केट में। तो ये वे होता है रेट ऑफ इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने का। तो इंडिया में दो तरह के इंडेक्सेस हैं जिनको हम यूज करते हैं इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने में। फर्स्ट वन इज डब्ल्यूपीआई एंड सेकंड वन इज सीपीआई। मैं आपको बताऊंगा सीपीआई डिफरेंट टाइप्स में कैलकुलेट होता है, इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए अलग होता है, तो वो हम सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में देखेंगे, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट थिंग इज रीजन फॉर इन्फ्लेशन। देखो, महंगाई का रीजन क्या है, महंगाई होती क्यों है? तो दो तरह से हम रीजन समझेंगे इन्फ्लेशन के। फर्स्ट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन, सेकंड वन इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो एक तो अगर चीजों की डिमांड बढ़ेगी तब इन्फ्लेशन होगी। फॉर एग्जांपल के तौर में चलते हैं हम। देखो, मैंने एक एग्जांपल आपको पहले भी एक्सप्लेन करी। अगर हम एक वेजिटेबल मार्केट में जाते हैं, वहां पर एक पोटैटो बेच रहा है कोई, ठीक है, आलू बेच रहा है कोई पर्सन, एक सेलर है, वो आलू बेच रहा है। उसके पास आलू पड़े हुए हैं, कितने? 2 kg आलू उसके पास पड़े हुए हैं, ठीक है। वहां पर क्या होता है कि वहां पर 50 लोग आ जाते हैं, 50 लोग आ जाते हैं उस 2 किलो आलू की डिमांड करने के लिए। वो 2 किलो आलू लेने के लिए एट अ टाइम वहां पर 50 पर्सन आ गए। पहले वो दुकानदार क्या कर रहा था, 20 रुपए किलो आलू बेच रहा था। कितना आलू बेच रहा था? 20 रुपए केजी के हिसाब से बेच रहा था। अब उससे 50% डिमांड कर रहे हैं इस 2 किलो आलू की। अब क्या ये पर्सन 20 रुपए केजी ही आलू बेचेगा? नहीं, ये जब देखेगा कि 50% आर डिमांडिंग फॉर द सेम थिंग, ये क्या करेगा, इसका प्राइस बढ़ा देगा। जो पहले 20 रुपए किलो था, उसको ये बढ़ा के 50 रुपीज केजी करके बेच देगा। इसका मतलब क्या है कि जब डिमांड ज्यादा हुई, जब ज्यादा लोगों ने सेम ही चीज की डिमांड करी, तो उस चीज का प्राइस बढ़ गया, इन्फ्लेशन हो गई। दिस इज द केस ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या होता है
कि प्रोडक्शन सेम है, ठीक है, आलू 2 किलो सेम है, प्रोडक्शन सेम है, बट अगर लोगों के पास पैसा ज्यादा आ जाएगा, लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा होगा, तो वो ज्यादा डिमांड करेंगे और उसकी वजह से इन्फ्लेशन होगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि इन्फ्लेशन ड्यू टू मनी सप्लाई इन द मार्केट। जब लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा, मनी सप्लाई ज्यादा होगी मार्केट में, तो लोग ज्यादा डिमांड करेंगे किसी चीज के लिए। अगर सपोज करो इन 50 लोगों के पास पैसे ही नहीं होते, तो क्या ये इतनी डिमांड करते? नहीं करते। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या होता है, जब लोगों के पास ज्यादा पैसा होता है, वो ज्यादा डिमांड करते हैं, उसकी वजह से इन्फ्लेशन जो होती है दैट इज नोन एज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब सेकेंड केस क्या हो सकता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का केस क्या हो सकता है। देखो अब सपोज करो, यहां पर दो कंसेप्ट समझना। यहां पर सपोज करो एक फैक्ट्री है, ठीक है, वहां पर क्या हो रहा है कि कुछ किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ठीक है। सपोज करो वहां पर क्या क्रैकर्स ही बन रहे हैं, बम पटाखे वहां पर बन रहे हैं, क्रैकर्स की एक कंपनी है, वहां पर क्रैकर्स बन रहे हैं। अब देखो इनिशियली क्या होता था, क्रैकर्स बनाने वाला सामान इजी मिल जाता था, ठीक है, सस्ता मिल जाता था, प्लस लेबर भी इजिली मिल जाती थी और लेबर को भी कम चार्ज करना पड़ता था, ठीक है। बट अब क्या होता है कि फैक्ट्री में प्राइसेस जो रॉ मटेरियल के अगर बढ़ जाते हैं, ठीक है, जो रॉ मटेरियल क्रैकर्स बनाने के लिए जो भी मटेरियल यूज होता है, अगर उनका प्राइसेस बढ़ जाता है, लेबर भी ज्यादा पैसे डिमांड करने शुरू हो जाती है कि हमें ज्यादा वेजेस चाहिए। अगर ये चीजें बढ़ जाएंगी तो ऑटोमेटिकली क्रैकर का प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो इससे भी इन्फ्लेशन हो जाती है। जब भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जो फैक्ट्री में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बढ़ने से, जो इन्फ्लेशन होती है दैट इज नोन एज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन के रीजंस मेन यही है, या तो डिमांड साइड से होगा या सप्लाई साइड से होगा। डिमांड साइड से इस तरह से होगा कि अगर लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा पैसा होगा, लोग ज्यादा से ज्यादा डिमांड करेंगे और इसकी वजह से चीजों के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। अदर थिंग इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अगर एक फैक्ट्री जहां पर प्रोडक्शन हो रही है, वहां पर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब जैसे लेबर है, लेबर जो है वो ज्यादा वेजेस की मांग करे, रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ जाएं, ठीक है, लैंड जहां पर वो फैक्ट्री लगी है उसका रेंट बढ़ जाए, ठीक है, अगर ऐसा हो जाए, अगर ये सब चीजों बढ़ रही हैं, तो क्या ये फैक्ट्री ओनर जो है ये अपने जेब से थोड़ी पैसा लगाएगा, ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली क्रैकर का प्राइस जो है वो बढ़ा देगा और इससे क्या हो जाएगी, इन्फ्लेशन हो जाएगी। दैट इज द केस ऑफ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है। इसको सप्लाई साइड बोलते हैं, ये सप्लाई प्रोडक्शन साइड से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, दैट इज ऑल्सो केस ऑफ सप्लाई साइड इन्फ्लेशन, ठीक है। ये आपको समझ आ गए व्हाट आर द बेसिक रीजंस फॉर इन्फ्लेशन। देखो ये जो इन्फ्लेशन वाला टॉपिक है ना, इसको आपको समझना जरूरी है। फैक्चुअल डेटा से क्वेश्चन इतना नहीं पूछे जाते, यहाँ पर जो कंसेप्ट है ना उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको होनी चाहिए, ठीक है। अब हम इन्फ्लेशन को मेजर कैसे कर सकते हैं, मतलब मेजर करते हैं, मतलब उसको रेगुलेट कैसे कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इन्फ्लेशन को किस किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, वो हमें सीखना है यहाँ पे। देखो एक है डिमांड साइड मेजर। अगर तो इन्फ्लेशन डिमांड साइड से क्रिएट हुई है, मैंने आपको बताया डिमांड साइड से इन्फ्लेशन कैसे क्रिएट होती है। अगर लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा है, मतलब डिमांड साइड से इन्फ्लेशन क्रिएट हो रही है, तो अगर हमें उसको रोकना है तो दो तरीके हैं उसको रोकने के लिए, ठीक है। पहला, फर्स्ट द कंज्यूमर्स आर अपील टू कट ब्रेक द कंजम्पशन ऑफ द आइटम वी शो हायर इन्फ्लेशन। आप लोगों के पास जाओ, मतलब गवर्नमेंट लोगों के पास जाए और लोगों को ये बोले कि वो चीजें जिनकी कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है उसको क्या करें, कट करें, मतलब उसकी कंजम्पशन को कट करें। लोगों को ये अपील की जाए कि आप कुछ प्रोडक्ट्स को लेना बंद कर दो क्योंकि उनका मार्केट में प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ये एक तरीका हो गया, बट ये तरीका जो है ना ये बिल्कुल भी सही नहीं है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। क्यों? फॉर एग्जाम्पल मार्केट में मिल्क की जो है वो इन्फ्लेशन आ जाता है मिल्क पे, मतलब मिल्क के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब आप लोगों को ये बोलोगे कि आप मिल्क कंज्यूम करना बंद कर दो, क्या लोग मिल्क कंज्यूम करना बंद करेंगे? वो नहीं करेंगे। अगर लोगों के पास पैसा है, मिल्क एक एसेंशियल कमोडिटी है जो हर पर्सन को चाहिए, तो लोग इसकी जो है इसकी डिमांड में कमी नहीं आएगी, आप लोगों को अपील भी कर लो। तो ये जो पहला मेथड है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का डिमांड साइड में, ये इतना एप्लीकेबल नहीं है। तो वी आर मूविंग टुवर्ड द सेकंड वे। सेकंड, द गवर्नमेंट में टाइटन फ्लो ऑफ मनी इन द सिस्टम नोन एज मॉनेटरी मेजर। अब गवर्नमेंट, दूसरा तरीका यह है कि गवर्नमेंट कुछ ऐसा करे कि मार्केट में लोगों के पास पैसा ही ना रहे ज्यादा। अगर लोगों के पास ज्यादा पैसा ही नहीं रहेगा तो वो डिमांड नहीं क्रिएट करेंगे, अगर डिमांड नहीं क्रिएट करेंगे तो इन्फ्लेशन नहीं होगा। तो ये सेकंड वे है टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, और यही गवर्नमेंट यूज करती है। अपने लास्ट लेक्चर में मैंने इसीलिए पहले आपको आरबीआई पढ़ाया था, कैसे आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ में आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की हेल्प से इन्फ्लेशन को रेगुलेट करती है। सीआरआर, एसएलआर, इन सबको, रेपो रेट को यूज करके, ओपन मार्केट ऑपरेशन को यूज करके क्या करती है, मार्केट से मनी सप्लाई को कम कर देती है। और जब मनी सप्लाई कम हो जाती है, लोगों के पास पैसा कम बचता है, ऑटोमेटिकली डिमांड कम हो जाती है और इन्फ्लेशन कम हो जाती है। सो देखो ये चीजें इंटरलिंक्ड हैं। मैंने सीरीज इसी तरह से स्टार्ट करी है कि जो प्रीवियस मैं वही लेक्चर लाऊं और उसके बाद वाला लेक्चर इंटर रिलेटेड रहे, ताकि आप एक कंसेप्ट को दूसरे में अप्लाई करके चीजों को समझ सकें। तो आप प्रीवियस लेक्चर जरूर देखना जो मैंने आपको डाला हुआ है,
मॉनेटरी पॉलिसी एंड आरबीआई रिलेटेड, उसी के कंसेप्ट से आरबीआई क्या करता है, रेगुलेट करता है मनी सप्लाई इन द मार्केट। तो ये एक तरीका हो गया इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का। अब ये तो हो गया डिमांड साइड, बट इन्फ्लेशन तो सप्लाई साइड से भी हो सकती है। कई बार क्या होता है, अगर हमारे पास चीजों की सप्लाई कम हो जाएगी, अगर मार्केट में कोई चीज कम आ रही है तो जिस चीज की कमी होती है आपको पता है उसका प्राइस ज्यादा होता है। अगर सपोज करो कोई गोल्ड है, गोल्ड अगर बहुत ज्यादा पाया जाएगा, अगर कोई भी चीज बहुत ज्यादा पाई जाएगी तो उसका प्राइसेस इतने ज्यादा नहीं होंगे। बट अगर कोई चीज कम रेयर पाई जाती है, जैसे अभी आपको पता है लिथियम बहुत रेयर पाया जाता है, ठीक है, जो जम्मू कश्मीर में निकला है, तो लिथियम की अगर रेयर एलिमेंट है और ये अगर मिल जाता है तो इसके प्राइसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, सप्लाई साइड मेजर में यह है कि हमें उन आइटम्स की सप्लाई को बढ़ा देना। अगर हम किसी आइटम की सप्लाई को बढ़ा देंगे, वो अब आइटम इजिली मिल जाएगी तो उसके प्राइसेस ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएंगे। बट ये जो है ना सप्लाई साइड मेजर, ये इतने जल्दी नहीं लिए जा सकते। सपोज करो अगर कोई चीज एक कंट्री में कम प्रोड्यूस, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम कोविड के टाइम की, ठीक है। कोविड के टाइम में अगर हम बात करें, इंडिया में वैक्सीन तो बन रही थी, इंडिया कोविड रिलेटेड वैक्सीन बना रहा था। बट आपको पता है इंडिया में एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट होता है वैक्सीन को बनाने के लिए, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जिसे हम कहते हैं एपीआई, वो इंडिया में नहीं बन रहे थे। ठीक है, वो कहां से इंडिया ले रहा था, चाइना में। अब अगर वो इंडिया में बनते होते तो प्रोडक्शन हम सप्लाई बहुत ज्यादा कर सकते थे वैक्सीन की, बट एपीआई इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होते थे। अब एपीआई को बनाने में, ऐसी कंपनीज को बनाने में जो एपीआई बनाएंगी उसको प्रोडक्शन में बहुत टाइम लगता है। इसलिए सप्लाई साइड मेजर्स जो होते हैं ना, वो शॉर्ट रन में इतने जल्दी इफेक्टिव नहीं हो सकते, मतलब शॉर्ट रन में हम उनको तैयार नहीं कर सकते। सबसे बेस्ट मेजर जो होता है ना मनी सप्लाई को रेगुलेट करने का, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का, वो यही है कि गवर्नमेंट जो है वो मनी सप्लाई को रेगुलेट करे डिमांड साइड से, उससे ना बहुत जल्दी इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाती है। सप्लाई साइड वाले इतने जल्दी आप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने किसी चीज को सप्लाई को बढ़ाना है, आपको नई इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज लगानी पड़ेंगी और ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट कॉस्ट साइड मेजर। अब देखो कॉस्ट, देखो इन्फ्लेशन के बढ़ने का एक और रीजन था कि फैक्ट्रीज में जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है अगर वो बढ़ जाती है, सपोज करो लेबर के वेजेस बढ़ जाते हैं, अगर सपोज करो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग में ही ज्यादा खर्चा कर रही है तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन होगा। तो कॉस्ट साइड मेजर में क्या करेगी गवर्नमेंट, टैक्सेस को कम करेगी, जो कंपनीज के ऊपर टैक्स लगते थे उसको कम कर देगी, ऑटोमेटिकली कंपनी को कम टैक्स पे करना पड़ेगा, तो वो जो प्राइस है चीजों का वो कम हो जाएगा। बट इससे तो गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है ना। ये शॉर्ट टर्म के लिए बेनिफिशियल है, बट लॉन्ग टर्म के लिए आप गवर्नमेंट जो कंपनीज हैं उसके टैक्सेस थोड़ी खत्म कर सकते हैं। अगर आप उसके टैक्सेस खत्म कर देते हो गवर्नमेंट को पैसा कहां से आएगा। लॉन्ग रन में बेस्ट वे क्या है कॉस्ट साइड मेजर को कंट्रोल करने का, वो ये है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो। ठीक है, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आए जिस टेक्नोलॉजी की हेल्प से आप चीजों को बहुत सस्ते में बना पाओ। अगर आप सस्ते में बना पाओगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, तो इन्फ्लेशन रेगुलेट हो जाएगी। ठीक है, ये कुछ कंसेप्ट हैं जो आपको समझने हैं। देखो ये कंसेप्चुअल चीजें हैं, आप सोचोगे यहाँ पर ऐसा कोई डेटा नहीं मिल रहा है जो एग्जाम में पूछा जाएगा। इन्फ्लेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें डेटा नहीं, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना जरूरी है। तो आपको चीजों को समझना है। देखो इन्फ्लेशन किसकी वजह से हो सकती है, डिमांड साइड से भी हो सकती है, मनी सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाए उससे भी इन्फ्लेशन हो सकती है, या सप्लाई साइड में चीजों की कमी हो जाए, या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाए। तो तीनों केसेस में इन्फ्लेशन को कैसे रेगुलेट कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। डिमांड साइड में या तो लोगों को अपील करेंगे, या क्या करेंगे गवर्नमेंट टाइट कर देगी मनी सप्लाई को, मतलब मनी सप्लाई मार्केट में कम कर देगी डिफरेंट मेजर्स का यूज करके, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो करती है। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू इन माय प्रीवियस लेक्चर। सप्लाई साइड मेजर्स में क्या कर सकती है गवर्नमेंट, क्या कर सकती है, सप्लाई को बूस्ट करे, उसके लिए ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, शॉर्ट रन में ये बेनिफिशियल नहीं होता है। कॉस्ट साइड में शॉर्ट रन के लिए गवर्नमेंट टैक्सेस को कम करेगी, तभी प्रोडक्शन जो है वो सस्ती होएगी और इन्फ्लेशन जो है रेगुलेट हो सकती है। बट लॉन्ग रन में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने से कुछ नहीं होगा, आपको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज इन्फ्लेशन, what is the cause of inflation and how inflation can be regulated in the market. But there are different types of inflation जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। एक टाइप ऑफ इन्फ्लेशन के रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, एक डिफरेंट कर्व्स यहाँ पर आएंगी। इंडिया में जो इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए मैथड है जैसे सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और डिफरेंट टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड टू इन्फ्लेशन। जैसे आपने सुना होगा कोविड 19 के टाइम में इकोनॉमी रिसेशन में चली गई। ठीक है, रिसेशन क्या होता है, देन अगर हम बात करें इन्फ्लेशन का उल्टा जो होता है डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, ये सब चीजें क्या होती हैं, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले टाइप ऑफ इन्फ्लेशन है लो इन्फ्लेशन। तो सिंपल इसको समझेंगे, लो इन्फ्लेशन क्या होता है। देखो अगर इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है,
बट वो धीरे धीरे बढ़ रही है। इंक्रीज इज यूजुअली इन सिंगल डिजिट, मतलब सिंगल डिजिट बढ़ रही है। जैसे सपोज करो अभी इन्फ्लेशन 2.1 थी, थोड़ी देर बाद इन्फ्लेशन 2.2 हो रही है, तो ये सिंगल डिजिट में इन्फ्लेशन बढ़ रही है। इस इन्फ्लेशन को हम क्या बोलेंगे, लो इन्फ्लेशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड। मतलब महीने डेढ़ महीने के बाद एक 0.1 0.2 इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, दैट इज द केस ऑफ लो इन्फ्लेशन। इसको क्रीपिंग इन्फ्लेशन भी कहते हैं। क्रीप करना मतलब स्लोली स्लोली बढ़ना, दैट इज नोन एज लो इन्फ्लेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज गैलोपिंग इन्फ्लेशन। गैलोपिंग इन्फ्लेशन होता है वेरी हाई इन्फ्लेशन, जब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो किसी मार्केट में, उसके लिए ये टर्म जो है गैलोपिंग इन्फ्लेशन यूज की जाती है। ये डबल डिजिट या ट्रिपल डिजिट हो सकती है, मतलब एक ही बार जैसे 12% इन्फ्लेशन बढ़ गया, 13% इन्फ्लेशन, डबल डिजिट में इन्फ्लेशन बढ़ गया, दैट इज द केस ऑफ गैलोपिंग इन्फ्लेशन। इसको हम हुपिंग इन्फ्लेशन, जंपिंग इन्फ्लेशन, ठीक है, इसके नाम है, रनिंग और रन अवे इन्फ्लेशन, इन सब ये किसके नाम है, गैलोपिंग इन्फ्लेशन। इसकी एग्जांपल क्या, देखो आपने सुना होगा जो रशिया है, यूएसएसआर, वो 1991 में डिसइंटीग्रेट हो गया था ना। जब वो डिसइंटीग्रेट हुआ था ना, उसके बाद बहुत सालों तक रशिया में क्या हुआ, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, 2 डिजिट 3 डिजिट में इन्फ्लेशन चली गई थी, दैट इज द केस ऑफ गैलोपिंग इन्फ्लेशन। जब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, दैट इज अ केस ऑफ गैलोपिंग इन्फ्लेशन। देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन गैलोपिंग इन्फ्लेशन एंड हाइपर इन्फ्लेशन। दोनों केस में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होती है, बट हाइपर इन्फ्लेशन में क्या होता है, इंक्रीज जो है वो शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में होता है। मतलब एक रात में अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत कम समय में एक कुछ ऐसा इंसिडेंट हो कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाए, दैट इज द केस ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन। है दोनों केसेस में इन्फ्लेशन मतलब ज्यादा होती है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होती है 2-3 डिजिट्स में, बट हाइपर इन्फ्लेशन में क्या होता है, एक तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, बहुत तेजी से बढ़ती है, दैट इज द केस ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक है। जैसे कई कंट्रीज में क्या होता है, कई बार करेंसी लैप्स हो जाती है, जैसे श्रीलंका में हुआ था, ठीक है, श्रीलंका में क्राइसिस आ गया। जहां भी किसी कंट्री में क्राइसिस आता है, तो क्राइसिस के बाद ऑटोमेटिकली क्या होता है, इन्फ्लेशन जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, दैट इज द केस ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन, ठीक है। और भी कुछ एग्जांपल है इन्फ्लेशन की, जैसे बोटल नेक इन्फ्लेशन क्या होता है, देखो बोटल नेक इन्फ्लेशन क्या होता है कि जब इन्फ्लेशन सप्लाई साइड की वजह से हो, अगर सप्लाई ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाए, अचानक सप्लाई में कमी आ जाए, ठीक है, जैसे कोविड-19 हुआ। कोविड-19 में क्या हुआ, सभी कंट्रीज ने क्या किया, अपनी अपनी बाउंड्रीज बंद कर दी, ग्लोबलाइजेशन को खत्म कर दिया, ट्रेड नहीं हो रहा था, सप्लाई जो है वो खत्म होगी, ड्रास्टिकली रिड्यूस होगी, ठीक है। तो जब डिमांड तो लोगों की थी, जब कोविड आया था तो इनिशियली लोगों के पास पैसे थे, ये नहीं था कि इनिशियली लोगों के पास पैसे नहीं थे, बट सप्लाई नहीं पहुंच रही थी, दैट इज द केस ऑफ बोटल नेक इन्फ्लेशन। जब इन्फ्लेशन जो है वो किसकी वजह से हो, सप्लाई साइड की वजह से हो, सप्लाई साइड कटने की वजह से हो, दैट इज नोन एज बोटलनेक इन्फ्लेशन। इसके डिफरेंट नेम्स हैं, इसको स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है, इसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी कहते हैं, इस चीज को भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट इज कोर इन्फ्लेशन। देखो दो चीजें होती है, एक होता है कोर इन्फ्लेशन, एक होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन, ठीक है, हेडलाइन इन्फ्लेशन, ये कंसेप्ट आपको समझना है। अब अगर हम इन्फ्लेशन किसकी वजह से होता है, कुछ राइज होता है प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब हम गुड्स एंड सर्विसेज को दो कैटेगरी में अगर बांट दें, कुछ ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज जिनका प्राइस रोज रोज चेंज होता रहे, जैसे खाने वाली चीजें हैं, जैसे एनर्जी के प्राइसेस, आपको पता है जैसे ऑयल है, उसका प्राइसेस जो है वो चेंज ही होता रहता है, ऊपर नीचे चलता रहता है, ठीक है, एनर्जी रिलेटेड जो चीजें होंगी। फिर कुछ खाने रिलेटेड चीजें हो जाती हैं, फूड आर्टिकल्स, इनके भी प्राइस रोज ही चेंज होते रहेंगे। दीज आर द पार्ट ऑफ हेडलाइन इन्फ्लेशन, ठीक है, ऐसी चीजें जिनके प्राइसेस जो है वो रेगुलरली चेंज होते रहे, हेडलाइन में रहती हैं चीजें, दैट इज नोन एज हेडलाइन इन्फ्लेशन। बट देयर आर सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज जो इन सबको छोड़ के हैं, जैसे स्टील हो गया, आयरन प्रोडक्ट्स हो गए, इनके प्राइसेस रोज थोड़ी बढ़ते रहते हैं, दिस इज द केस ऑफ कोर इन्फ्लेशन, ठीक है। हेडलाइन इन्फ्लेशन अगर आ रही है तो इट्स ओके, ये होता है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन आती है, बट अगर कोर इन्फ्लेशन आ रही है ना, मतलब कोर वाली चीजों में, जैसे आप सपोज करो फर्नीचर में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन आ रही है, दिस इज अ पार्ट ऑफ कोर इन्फ्लेशन। अगर इन चीजों में भी इन्फ्लेशन आने लगी, वो कंट्री जो है धीरे धीरे फिर डिप्रेशन रिसेशन वाली स्टेजेस में जाना शुरू हो जाती है। इसको हम पढ़ेंगे, डिप्रेशन रिसेशन क्या होता है, ये सब चीजें हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। इसके बाद एक कंसेप्ट मैंने आपको और समझाना है, वो मैंने ऑलरेडी आपको समझाया हुआ, इसलिए मैंने इस पीडीएफ में इंक्लूड नहीं करा, दैट इज इन्फ्लेशन टारगेटिंग। इन्फ्लेशन टारगेटिंग इन इंडिया, देखो हर एक कंट्री में इन्फ्लेशन को रेगुलेट किया जाता है। इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा भी मार्केट के लिए सूटेबल नहीं होती है, इकोनॉमी के लिए, ना बहुत कम इन्फ्लेशन जो है मार्केट के लिए सूटेबल होती है। ये मैं आपको कल के लेक्चर में बताऊंगा कि इन्फ्लेशन का इफेक्ट क्या होता है, किस इन्फ्लेशन किस तरह से हमारी इकोनॉमी को इंपैक्ट करती है, वो हम कल देखेंगे। बट आपको इतना पता है कि अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होगी, महंगाई बहुत ज्यादा होगी, तो जो हमारा गरीब स्तर होगा, ठीक है, उसको बहुत ज्यादा हैम्पर होगा ड्यू टू दिस कॉज। तो इन्फ्लेशन को रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले इन्फ्लेशन को रेगुलेट करने का काम करता होता था आरबीआई, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो इंडिया का सेंट्रल बैंक है, इनिशियली यही करता था।
बट क्या होता है 2015 में एक एग्रीमेंट होता है किसके बीच में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ध्यान से सुना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, जिस एग्रीमेंट का नाम है एग्रीमेंट ऑन मॉनेटरी पॉलिसी। उसके थ्रू क्या होता है, एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई जाती है, मैंने ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन करा हुआ है, जिसमें 6 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, 3 आरबीआई 3 गवर्नमेंट नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, 3 आरबीआई द्वारा होते हैं और 3 गवर्नमेंट के मेंबर्स होते हैं। यही डिसीजन लेगी रिगार्डिंग द मनी सप्लाई। देखो मैंने आपको बताया कि मनी सप्लाई कंट्रोल करने से ही इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल होती है। सबसे बेसिक मेथड टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इन द शॉर्ट रन एज वेल एज लॉन्ग रन इज टू रेगुलेट द मनी सप्लाई। तो इन्फ्लेशन को रेगुलेट करने के लिए एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाएगी, ये भी बताया था आपको। उर्जित पटेल जो हैं, जो आरबीआई गवर्नर थे फॉर्मर, उनकी रिकमेंडेशन पे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की फॉर्मेशन की गई थी 2016 में, ठीक है। इसमें ये बोला गया कि जो इन्फ्लेशन है, आरबीआई को इन्फ्लेशन कितना रखना है, 2% से 6% के बीच में, ठीक है, जिसको हम कहते हैं 4+-2 टारगेट। मतलब इन्फ्लेशन जो है वो 2% से कम नहीं होनी चाहिए और 6% से ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए। अगर 2% से कम जा रही है, 6% से ज्यादा जा रही है, तो आरबीआई को क्या करना है, उसको वापस नीचे लाना है, ताकि इन्फ्लेशन जो है वो रेगुलेट कंट्रोल में रहे, क्योंकि ज्यादा इन्फ्लेशन हमारी मार्केट के लिए अच्छा नहीं होता। दिस इज नोन एज इन्फ्लेशन टारगेटिंग, कि किस तरह से इंडिया में इन्फ्लेशन को टारगेट किया जाएगा, इन्फ्लेशन को रोका जाएगा, ठीक है। अब कुछ फैक्ट यहाँ पर हैं, ये जो एग्रीमेंट हुआ था इसमें कुछ चीजें लिखी हुई हैं, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इनका मीनिंग क्या है, ठीक है, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। देखो सबसे पहली चीज ये है कि एवरी 6 मंथ, मतलब हर 6 महीने के बाद आरबीआई को एक स्टेटमेंट देनी पड़ती है, कि सोर्स ऑफ इन्फ्लेशन, अगर मार्केट में इन्फ्लेशन हो रही है तो हर 6 महीने के बाद आरबीआई बताएगा कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ इन्फ्लेशन, ये इन्फ्लेशन का सोर्स क्या है, ठीक है। और आरबीआई फोरकास्ट भी निकालता है। फोरकास्ट मतलब आरबीआई ये भी बताएगा कि आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन किस तरह से रहेगी। तो मैंने आपको बताया था कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में एक मॉनेटरी स्टांस होता है, एक्यूमुलेटिव, न्यूट्रल, हॉकिश, ये सारे मैंने एक्सप्लेन करे थे। उसमें ये बताया जाता है कि आरबीआई द्वारा कि आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन किस तरह से रहेगी। तो ये आपको याद रखना कि हर 6 मंथ में आरबीआई जो है वो बताता है कि सोर्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या है और इन्फ्लेशन का फोरकास्ट क्या है, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनो, अब आरबीआई को क्या करना है कि अगर सपोज करो 3 क्वार्टर्स में, 3 क्वार्टर, क्वार्टर मतलब होता है, क्वार्टर मतलब होता है 3 मंथ का पीरियड, ठीक है, 3 मंथ का पीरियड इज नोन एज क्वार्टर। हर 3 क्वार्टर के बाद, मतलब 9 महीने के बाद, हर 3 क्वार्टर के बाद अगर इन्फ्लेशन 6% से ऊपर है, सपोज करो 3 क्वार्टर हो गए, इन्फ्लेशन चली, सपोज करो इन्फ्लेशन है 6.5%, ठीक है, मार्केट में, और 3 क्वार्टर हो गए, अभी भी इन्फ्लेशन 6.5% है, तो आरबीआई को क्या करना पड़ेगा, रीजंस देने पड़ेंगे कि क्यों ऐसा क्यों है। अगर इन्फ्लेशन टारगेट से बाहर रही 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स के लिए, तो आरबीआई को क्या करना पड़ेगा, आरबीआई को रीजंस देने पड़ेंगे फॉर इट्स फेलियर, आरबीआई को रेमेडियल एक्शन लेने पड़ेंगे, और आरबीआई को एस्टिमेट भी बताना पड़ेगा कि कितनी देर में इन्फ्लेशन वापस रेगुलेट हो जाएगी, ठीक है। जैसे अभी कोविड-19 हुआ था, कोविड-19 के टाइम में आपको पता है इन्फ्लेशन जो है वो 6% से तो ऊपर ही थी, ठीक है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा थी मार्केट में। अब जब वो 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स के ऊपर चला गया टाइम, तो आरबीआई ने स्टेटमेंट दी थी कि क्या इसके रीजन है कोविड-19, आरबीआई क्या रेमेडियल इफेक्ट ले रहा है इसको कंट्रोल करने के लिए, और कितने देर तक आरबीआई इसको रेगुलेट करेगा, ये सब आरबीआई ने अपनी एक्सप्लेनेशन में बताया था। तो ये कुछ चीजें हैं जो कहां पर लिखी हुई हैं, एग्रीमेंट जो हुआ था मॉनेटरी पॉलिसी रिलेटेड 2015 में, इन चीजों को एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन ये है कि आपने मुझे बताना है कि ये जो इन्फ्लेशन है एट प्रेजेंट मार्केट में इन्फ्लेशन कितना है, इंडिया की मार्केट में इन्फ्लेशन कितना है, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। देखो ये इन्फ्लेशन वाला टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसमें बहुत सी चीजें पढ़ने वाली हैं, जैसे डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, रिसेशन क्या होता है, ठीक है, ये चीजें हम पढ़ेंगे। डिफरेंट कर्व्स हैं इन्फ्लेशन में रिलेटेड, फिलिप्स कर्व वगैरह इन्फ्लेशन से लिंक्ड हैं, इन कर्व्स के बारे में देखेंगे, इनके रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो सीपीआई डब्ल्यूपीआई मेथड्स हैं जिनसे हम इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं, इन चीजों को भी देखेंगे, और कुछ एमसीक्यूज भी कल के लेक्चर में लाऊंगा। देखो एक ही लेक्चर में ये सब चीजें मैं पढ़ा देता तो आपका माइंड इन चीजों को इसको ग्रैस्प करना भी है, सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको कन्फाइन करा है टू 2 लेक्चर्स। तो कल के लेक्चर्स में हम बाकी चीजों को कवर करेंगे। अगर आपको आज का लेक्चर का कंटेंट पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें टू दोस्त हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन करें, पीडीएफ वहीं शेयर करते हैं, डेली क्विज भी होता है, न्यूज़पेपर भी वहां पर शेयर करते हैं, और ओपन डिस्कशन ग्रुप है, आप क्वेश्चन भी वहां पर पूछ सकते हो। आई एम वेरी मच हैप्पी कि अगर आप मुझसे डिस्कशन करोगे रिलेटेड टू दिस टॉपिक। और एक एसेंशियल थिंग यही है कि इंडियन इकोनॉमिक जो लेक्चर सीरीज है आप फर्स्ट टॉपिक से देखें, कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी, आपको चीजें अच्छे से समझ आ जाएंगी। प्लेलिस्ट में जाके आप डिफरेंट सीरीज जो हमारी हैं उनको एक्सेस कर सकते हो और उनके रिलेटेड जो कंटेंट है उसको पढ़ सकते हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो दीज लेक्चर्स आर वेरी एसेंशियल फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।